हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। हम लोग 67th बीपीएससी प्री के लिए जनरल स्टडी के एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आज से डेली प्रैक्टिस करेंगे और डेली प्रैक्टिस करने में छोटा छोटा वीडियो होगा। मैं मात्र 20 एमसीक्यू फॉर्म में जो है एमसी यहाँ पर लिखना है, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन करवाऊँगा। यह प्रश्न आपके बीपीएससी के लिए तो स्पेशल कलेक्ट किया ही गया है। इसके अलावा सीडीपीओ, बीएसएससी, बिहार एसआई और अदर एग्जाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये आज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा सेट है। आज पहला सेट है, तो हम लोग बनाएंगे 20 क्वेश्चन का एक सेट। 20-20 क्वेश्चन छोटा छोटा वीडियो लेकर के यहाँ पर मैं आपके बीच उपस्थित हो रहा हूँ कि ये मैं इम्पॉर्टेंट प्रश्न का कलेक्ट किया है, लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है किस राज्य में अवस्थित था? ए है पश्चिम बंगाल, बी है बिहार, सी है गुजरात और डी है तमिलनाडु। और पांचवा विकल्प ई जो है इनमें से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इन 5 विकल्प में से आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प बी, बिहार। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? तो अपना राज्य बिहार में अवस्थित था। उसके बाद दूसरा प्रश्न हो जाता है, कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे? विकल्प ए है रामानुज, विकल्प बी है चैतन्य महाप्रभु, विकल्प सी है तुकाराम और विकल्प डी है रामानंद। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कबीर जो है किनके शिष्य थे। तो इसका सही विकल्प हो जाता है विकल्प डी, रामानंद। रामानंद जो थे वो एकेश्वरवाद को मानते थे और एकेश्वरवाद में क्या है कि रामानंद के शिष्य कबीर हुए। अब नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, 1919 ईस्वी के खिलाफत कमेटी के संस्थापक कौन थे? तो 1919 ईस्वी के खिलाफत कमेटी के संस्थापक जो है 5 विकल्प में से आपको बताने हैं। पहला है हजरत मोहानी और अबुल कलाम, दूसरा है अबुल कलाम और मोहम्मद अली, तीसरा है मोहम्मद अली और शौकत अली, चौथा है हजरत मोहानी और बदरुद्दीन तैयब और विकल्प ई इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है 1919 ईस्वी के खिलाफत कमेटी के संस्थापक जो है मोहम्मद अली और शौकत अली थे। ठीक है, अब अगला चौथा प्रश्न पर आइए। चौथा प्रश्न कहता है, यदि दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 13 हो तो उसका गुणनफल क्या होगा? तो ये प्रश्न मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है। जानते हैं कि बीपीएससी में 10 मैथ के प्रश्न होते हैं, 10 में से 8 तो कम से कम ऐसा प्रश्न होता है जिसको बनाने के लिए कुछ भी आपको नहीं करना है, बस यूं ही जैसे जीके पढ़ के बनाते हो इस तरह से बना सकते। थोड़ी थॉट आपके अंदर एडवांस होने चाहिए क्योंकि आप बीपीएससी के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। तो दो संख्याओं का योग है तो आप मान कर बनाएंगे। तो आप जानते हैं दो संख्याओं का योग यदि दो संख्या इस प्रकार से है तो ये कितना है 25 है और दोनों का जो अंतर है वो कितना है 3 है। इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर और इधर 25 और 3 28 हो जाता है। यानी x बराबर आपका कितना हो गया 14। x बराबर हो जाएगा 14 तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो y बराबर आप 25 में से 14 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11। यानी दोनों संख्या आपको पता चल गया। बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना होगा? तो 14 को 11 से गुना करेंगे तो 1 5 4 यानी 154 होगा, जो विकल्प बी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए ये हो गया आपका चौथा का विकल्प बी सही। मुझे लगता है कि आप जो मैंने अभी बताया सॉल्यूशन आसानी से समझ गए होंगे। मैथमेटिक्स जब कभी भी आएगा बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। मैथमेटिक्स मेरा काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। आइए अब नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है, देश में पहली बार स्मार्ट मीटर की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसमें 4 विकल्प में 5 विकल्प है। पहला है बिहार, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा है असम और चौथा है केरल। आपको बताना है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है पहली बार स्मार्ट मीटर की शुरुआत किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प ए, बिहार। मैं 5वें विकल्प पर बार बार चर्चा नहीं करूंगा,
एक बार सिर्फ ई बोल दूंगा, आप समझ जाइएगा कि इनमें से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए अब नेक्स्ट छठा प्रश्न है, बिहार के किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाया जाएगा? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बिहार के किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाया जाएगा? आपके पास 5 विकल्प है। विकल्प ए गया में, विकल्प बी नवादा में, विकल्प सी नालंदा में, विकल्प डी पूर्णिया में और विकल्प ई भी आपके पास है। तो आपका सही जवाब हो जाता है नालंदा में। नालंदा जिला हमारे सीएम का गृह जिला है और आप जानते हैं कि ज़्यादातर चीज़ क्या होता है बिहार में, नालंदा जिला में ही होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भर के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान होना चाहिए। रॉ जो है ना यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया, समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। तो मैं एक बार फिर से इसको पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भर के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? आपके पास 5 विकल्प होता है। विकल्प ए कहता है अनुच्छेद 24 में, विकल्प बी अनुच्छेद 14 में, विकल्प सी अनुच्छेद 25 में, विकल्प डी अनुच्छेद 44 में, विकल्प ई भी आपके पास है, इसमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा, ये कहा गया आपका अनुच्छेद 44 में। भाग 4 यदि आप पढ़ेंगे तो भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है और उसी नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि राज्य जब सक्षम हो जाएगा तो पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। यहाँ से आप देखिएगा कि नागरिक ये जो समान है ना, इस प्रकार से रॉ एक्स्ट्रा वर्ड टाइप हो गया है, तो उसको आप समझिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला 8 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है कहाँ से लिया गया है? आप जानते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, जब हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया तो दुनिया के सभी संविधानों से अच्छे अच्छे चीज़ को कलेक्ट करके हमारे दुनिया भर के सबसे बड़े संविधान में शामिल किया। तो समवर्ती सूची जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है 9वां प्रश्न है, भारत में मानसून की उत्पत्ति किस पवनों के द्वारा होती है? तो भारत में मानसून की उत्पत्ति विकल्प ए में है दक्षिण पूर्व पवन से, उसके बाद विकल्प बी है दक्षिण पश्चिम पवन से, विकल्प सी है उत्तर पूर्व पवन से, विकल्प डी है उत्तर पश्चिम पवन से और विकल्प ई भी है आपके पास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम पवन से। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। आप यदि इंडिया का मैप देखेंगे इस प्रकार से जो है, तो मानसून का जो प्रवेश होता है ना, ये इस तरफ से होता है, इस तरफ से यहाँ पर ये उत्तर की तरफ चल जाता है और फिर इधर से लौटती मानसून इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, यही है मानसून की दिशा। तो मानसून कहाँ से प्रवेश करती है? दक्षिण और पश्चिम तरफ से। ये दक्षिण पूर्व का क्षेत्र हुआ, लेकिन इधर से मानसून प्रवेश नहीं करती है, दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है। आइए नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दिन बड़ा हो जाएगा कि रात बड़ी हो जाएगी? विकल्प सी है दिन कभी छोटा और कभी बड़ा होने लगेगा। विकल्प डी कहता है कि रात दिन 24 घंटे से अधिक का होने लगेगा और विकल्प ई है इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाता है विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी बातें लिखी हुई है ना ABCD में, चारों विकल्प में, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। जैसा अभी है, यदि वायुमंडल हट भी जाता है तो बाद में भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि दिन रात होने की घटना जो है पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण से है। ठीक है, तो इससे वायुमंडल के होने या ना होने से इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आइए अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल यानी हेयर जो है किस प्रोटीन का बना होता है? तो बाल जो है वो कीरेटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ये याद रखिएगा। मैं डायरेक्ट ऑप्शन के बगैर आंसर बोल दिया हूँ।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? विकल्प ए है गैस में द्रव, विकल्प बी है द्रव में गैस, विकल्प सी है गैस में ठोस, विकल्प डी है द्रव में द्रव, और विकल्प ई भी है इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही जवाब हो जाएगा गैस में द्रव जो है इस प्रकार का कोलाइडी तंत्र को अभिव्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिप्थीरिया रोग निम्न में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो डिप्थीरिया जो है विकल्प ए है श्वसन नली, विकल्प बी है जननांग, विकल्प सी है आंत, विकल्प डी है तंत्रिका तंत्र, और विकल्प ई भी है इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि डिप्थीरिया रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये श्वसन नली को प्रभावित करते, खासकर गले को ये प्रभावित करता है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो आपके पास 5 विकल्प है। विकल्प ए है बबूल, विकल्प बी है अमलतास, विकल्प सी है नीम, विकल्प डी है यूकेलिप्टस, और विकल्प विकल्प ई भी है इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर पर्यावरणीय संकट के रूप में जो है यूकेलिप्टस को माना जाता है। यूकेलिप्टस याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने जितने भी प्रश्न यहाँ पर लिए सबके काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप नियमित रूप से शाही पाठशाला के साथ बने रहिए। जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं इस प्रश्न से रिलेटेड आपको एग्जाम में बहुत कुछ आने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला है 15 नंबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? इकोनॉमिक्स का प्रश्न हो गया आपका। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी है नीति आयोग, सी है कृषि मंत्रालय, और डी है कृषि लागत और मूल्य आयोग, और ई भी है इसमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका सही जो उत्तर हो जाता है यहाँ पर कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का एमएसपी का निर्धारण करता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर प्याज के छिलके उतारने पर आंसू निकलते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। तो क्या निष्कासित करता है? आपको यही जवाब देने हैं। तो प्याज जो है विकल्प ए है सल्फोनिक अम्ल, विकल्प बी है सल्फेनिक अम्ल, विकल्प सी है अमीनो अम्ल, विकल्प डी है कार्बोलिक अम्ल। तो आपको बताना है कि क्या निष्कासित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सल्फेनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव के लिए इनमें से कौन सा लक्षण आनुवांशिक नहीं हो सकता है? तो आपके पास 5 विकल्प है। इन्फ्लुएंजा, बी है इनेमल विहीन दांत, सी है चौड़े नथुने, और डी है युक्तांगुलिता, और विकल्प ई भी है इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए इन्फ्लुएंजा। आप जानते हैं कि इन्फ्लुएंजा क्या है? एक संक्रामक बीमारी है। तो पूछा था कि आनुवांशिक नहीं हो सकता है, तो इन्फ्लुएंजा जो है ये आनुवांशिक नहीं है बल्कि ये क्या है? संक्रामक बीमारी है। अब यहाँ पर अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सर्वाधिक कठोर है? ये आपका हो गया केमिस्ट्री के प्रश्न। केमिस्ट्री मैंने सभी विषय को मिलाकर प्रश्न यहाँ पर लिया है। जितने सब्जेक्ट पर आप एग्जाम देते हैं उतने सभी सब्जेक्ट के 1-2 प्रश्न करके मैंने लिया है। तो सबसे आपको बताना था कठोर। तो प्लैटिनम है ए में, बी में है लिथियम, सी में है ऑस्मियम और डी में है हीरा। आपको पूछा गया है कि सबसे कठोर धातु। बहुत विद्यार्थी आप ये इसमें से हीरा मार देंगे, लेकिन जब भी आप हीरा पर विचार करते हैं ना तो कठोर जरूर है लेकिन ये धातु नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है आपका ए प्लैटिनम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सर्वाधिक कठोर है? तो सबसे कठोर धातु जो है ना वो प्लैटिनम है। और लिथियम जो है ना सबसे हल्की धातु है। लिथियम में थोड़ा में हर्षी का भी होना चाहिए लिथियम, तो ये सबसे हल्की है। ये हो गया कठोर, ये हुआ हल्का, और ये हो गया ऑस्मियम सबसे भारी धातु। ठीक है, ऑस्मियम क्या सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। और हीरा जो है ये सबसे कठोर पदार्थ है। यदि आपसे कभी पूछे कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है तो आपका जवाब हो जाएगा हीरा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा?
तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? नंबर ए है कूलम्ब, नंबर बी है ओम, नंबर सी है एम्पियर, नंबर डी है वोल्ट। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो ओम होता है। वोल्ट जो है एम्पियर का धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और आवेश जो होता है उसका मात्रक होता है कूलम्ब। तो ये आपको याद रखने हैं, चारों विकल्प यदि याद रखेंगे तो आपको विकल्प छांट कर भी उत्तर सही करने में मदद मिलेगी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है और आज के इस MCQ फॉर्म में जो पहला सेट है इसका अंतिम प्रश्न भी है। मैं 20-20 की संख्या में ही लाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में एक साथ बनाना थोड़ा समय भी लगता है और दूसरा क्या है कि आपको बहुत बड़ा वीडियो एक साथ देखने में ठीक भी नहीं लगता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग अंतिम प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। विकल्प ए है सोन, विकल्प बी है शारदा और अथवा सरयू, विकल्प सी है गोमती और विकल्प डी है रामगंगा और अंतिम विकल्प ई भी है। इनमें से कोई नहीं है और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है शारदा। तो आप हमें कमेंट करके यहाँ बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए और कितने गलत, और दूसरा यह भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपने जो 20 प्रश्न यहाँ पर पढ़ा 20 में से आपको कितना परसेंटेज में ऐसा लगा कि यह क्वेश्चन का कलेक्शन जो है BPSC एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।